आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, हम जो हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट है जाहिदा रियाज हुंडेकर जी, इनके साथ खेल के आगे बढ़ाएंगे। ये इंडी कर्नाटक से आई हैं और वहां एक रेस्टोरेंट ओनर हैं। मेरा नाम जाहिदा रियाज हुंडेकर है। मैं सांगली के बेटी और कर्नाटक की बहू बीजापुर में इंडी रोड से हूँ। मेरा होटल एक है और मैं सोशल वर्क करती हूँ। मेरे ससुर जी का पैर टूटने के बाद में हॉस्पिटल में थे और हमारा होटल इंडी रेलवे स्टेशन के सामने रहने से क्या हो गया, 2-4 दिन बंद रहने के साथ लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा। पानी का प्रॉब्लम है, इधर स्टेशन पर अवेलेबल नहीं रहता, गाँव में रहता नहीं। तो फिर मैंने मेरे मिस्टर को फ़ोन करके पूछा ऐसा ऐसा हो रहा है, अपने घर की रौनक गए जैसा भी मुझको एक एहसास हो रहा है, इसके लिए मैं ये होटल शुरू करूँ क्या करके। मेरे पतिदेव ने परमिशन देने के बाद में मैंने उस दिन से होटल शुरू किया। क्या होना, पानी होना क्या, पानी होना क्या। मैंने दुकान शुरू करने के साथ साथ मेरे गांव की औरतें बच्चे वगैरह आना शुरू हो गए। मैं उनको आप स्कूल को जाओ पढ़ो करके मैं सब एनकरेज करती थी। मेरे घर के बाजू में ही आंगनवाड़ी रहने से ये गवर्नमेंट के थ्रू है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें क्या होता है, हम सब फर्स्ट में हफ्ते में 10-10 रुपए भर के वो शुरू करते थे और फिर उसमें उसके बाद में वो अमाउंट ले जाके बैंक में भर के हम इंटरनल लोन लेते थे वही अमाउंट से। फिर हमारा ट्रांजैक्शन देख के बैंक वाले हमको लोन देते। मामी ने हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी से बदली। मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसा बैंक को जाना, पैसे लाना, बच्चों को कैसा ये करना, कुछ भी पता नहीं था। जैसे आज मेरे बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मामी का साथ बहुत है मेरी ज़िंदगी में। ये कि ये आशा है मेरी बेटी मामी के जैसा ही बनना। कितने लोग आते हैं आपके रेस्टोरेंट में रोज? आते हैं 300-400 तो आते हैं कम से कम। 300-400 लोग जो गाड़ी से उतरे वहां आ जाते हैं। और अभी हमने देखा सब लोग आपको मामी बुला रहे हैं। बहुत प्यारा नाम है। और आप काम जो कर रहे हैं वो भी बहुत प्यारा काम है। आपने आंगनवाड़ी की बात की। महिलाएं जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं उनके लिए हमारे मन में बहुत आदर सम्मान है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वही लोग हैं जो असल में काम करते हैं जाकर के गांव में। मैं आपको बता दूं जाहिदा जी, एक कैंपेन था जो एक प्रयास था पोलियो के ऊपर, हैं? तो सबसे ज़्यादा काम जो था वो आंगनवाड़ी की औरतें करती हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव में घुस के जाना, उनको बोलना कि ये दो बूंद है जीवन के, इसको आप अपने बच्चे को दीजिए, वो सबसे ज़्यादा काम आंगनवाड़ी करती थी। बहुत बहुत आदर सम्मान है और आपने ऐसी एक संस्था खोल दी है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और आपका सम्मान करते हैं। ओके जाहिदा जी, जल्दी से आपको नियम में बता देता हूं खेल के। सबसे पहले यहाँ पर एक जो है धनालय खड़ा हो गया है। धनालय जो है वो 15 प्रश्नों का है। 1000 से उसकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएगा 1 करोड़ रुपए 15वें प्रश्न पर। वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 पड़ाव पार करने पड़े। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि का प्रश्न होता है 16वां, 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। यदि आपको किसी प्रश्न पर संदेह हो कि उसका उत्तर नहीं जानती, तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर 4 लाइफलाइन खड़ी कर दी हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकती हैं। 50-50, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। अलट पलट या फ्लिप द क्वेश्चन, जो अगर ये प्रश्न पसंद आए तो उसका दूसरा प्रश्न दे देंगे। और आस्क द एक्सपर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी जी हैं। नाम सुना होगा आपने इनका। तालियों के साथ आपका स्वागत है सौरभ जी। नमस्ते सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला है हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। ये तो अन्नपूर्णा है, भोजन बनाती हैं। जी जी जी। तो ये है सौरभ जी, और जब कभी भी आपको लाइफलाइन लेनी हो, सौरभ जी आपके सामने आएंगे और आपकी मदद करेंगे। ओके, वहां जाने से पहले जो आपके साथ आए हुए हैं उनका हम परिचय दे दें। किसे लाई हैं आप अपने साथ? मेरे पतिदेव आए हैं, मेरी दीदी आई है, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। रियाज भाई हैं और हमारे कार्यक्रम में ये भाग लेंगे।
तो इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। जनता आपका जोश बना रहना चाहिए। ये जायदा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर आपको चांदी का वर्क मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है? On which of these food items are you most likely to find चांदी का वर्क? A, काजू कतली, B, पिज्जा, C, गोलगप्पा, D, पाव भाजी। सर ये काजू कतली। काजू कतली। कतली ताला लगा दें। ताला लगा। काजू कतली पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और आपका उत्तर हो गया सही। 1000 रुपए आपने जीत लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं जाहिदा जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस कहावत के शुरू में इनमें से कौन से शब्द आएंगे? डैश खतरा-ए जान। With which words does this proverb begin? डैश खतरा-ए जान। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A, नीम हकीम, B, छोटा कबीर, C, बंदा फकीर, D, मेरा नसीब। सी लग रहा है मुझको। श्योर नहीं तो आपके पास लाइफलाइन है। हाँ, लाइफ लाइन यूज करूंगी। कौन सा? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी। सही उत्तर दीजिएगा, जाहिदा जी को जितवाइएगा। ए, नीम हकीम, बी, छोटा कबीर, सी, बंदा फकीर, या डी, मेरा नसीब। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, जाएंगे उनके साथ। हाँ, ताला लगा दें। नीम हकीम लॉक कर। ओके, नीम हकीम ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, वेल प्लेड, ऑडियंस इज राइट। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अधूरा ज्ञान होना खतरे का सबब होता है, यानी आधा ज्ञान से खतरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जायदा जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिर्फ 10 रुपए के नोटों से बनी एक गड्डी की कीमत अगर 5010 रुपए है, तो उस गड्डी में कुल कितने नोट होंगे? इफ अ वॉड made up of only 10 rupee notes is worth rupees 5010, how many notes does it have? A, 500, B, 501, C, 5000, या D, 5100? सर बी 501। B, 501 ताला लगाने लायक। B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं बिल्कुल, वाह क्या बात है। 5010 बटा 10 हो गया 501 नोट। ये हिसाब करना आपने वहीं जब आप रेस्टोरेंट में बैठते सीख लिया, या पहले से ही जानते? नहीं, मैं बीकॉम हूँ सर, बीकॉम किया है मैंने। गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सांगली से हूँ सर, सांगली से बीकॉम हुई हूँ मैं। सीधा अच्छा खासा मैथमेटिक्स का ज्ञान है। नहीं वैसा नहीं, अच्छे खासे जगह से मैं उधर इंडी में कर्नाटक में गई। उधर मुझको लैंग्वेज प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, और मेरे मिस्टर भी तभी साथ में नहीं रहते थे, वो चित्रदुर्ग में थे। ऐसी बहुत सी कठिनाई थी। अरे बार इंदी साहब, ये जो बातें कह रहे हैं उसका 10 रुपए नोट से क्या ताल्लुक है? नहीं, फिर उधर जाने के बाद में मेरा यूज हो गया। वाह, अच्छा, ऐसा बोलना है मुझको। बहुत बहुत बधाई आपको जाहिदा जी। आगे बढ़ते हैं इन्हीं विचारों के साथ। चौथा प्रश्न आ रहा है, और ये है 5000 रुपए का। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लक्ष्मण भोग, मलिहाबादी, अप्पे मिड़ी, बंगनापल्ले, मराठवाड़ा केसर और गिर केसर किस फल की किस्में हैं? लक्ष्मण भोग, मलिहाबादी, अप्पे मेडी, बंगनापल्ले, मराठवाड़ा केसर एंड गिर केसर are all varieties of which fruit? Options: A, pineapple, orange, C, banana, या D, mango? अनानास, संतरा, केला या आम?
सर ये नाम कभी सुने नहीं आपने? नहीं सुने, आम लग रहा है लेकिन मुझे। क्या करना चाहेंगे? लक्ष्मण मराठा के सर, हाँ आम के साथ जाना चाहिए। आम, डी आम, मैंगो। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत सोच रही थी आप इसके बारे में। लक्ष्मण भोग बंगाल, मलियाबादी उत्तर प्रदेश, अप्पेमिडी कर्नाटक, कर्नाटक, बांगनापल्ले आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा केसर महाराष्ट्र, गीर केसर गुजरात। हमने सोचा कि केसर हाँ। शब्द से आप समझ जाएंगे समझ। कि वो आम की आम। एक फल है। ऑलराइट, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना मूल रूप से किस फिल्म से है? फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? पहले देखती थी ज्यादा, अभी नहीं देखती ज्यादा। अवसर ही नहीं मिलता है आप? नहीं, अवसर नहीं मिलता है। लेकिन सुनती तो होंगी हाँ, आप? सुनती हूँ टेलीविजन कभी-कभी। पे, रेडियो पे सुनती होंगी। अभी हम आपको एक गाना सुनाएंगे। इन विच फिल्म डिड दिस सॉन्ग ओरिजिनली फीचर? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। चेहरे पे मुस्कान आपके। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कस्मे वादे, बी मुकद्दर का सिकंदर, सी उमराव जान, या डी नमक हराम। सर बी मुकद्दर का सिकंदर। बहुत जोर से बोल दिया आपने। ताला लगा दें। ताला लगा दे। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ताली बज गई है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। गाने का शीर्षक है सलाम-ए इश्क। ओरिजिनल सिंगर इसकी थी आशा भोसले जी, किशोर कुमार। ये नया वर्जन जो है, ये फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से है। सर एक बात कहना चाहूंगी सर। हाँ जी, मैं एक तो- नहीं 2 कहिए मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। जी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी फैन हूँ। आपको जब भी दुर्घटना हुई थी तभी भी मैंने आपको लेटर लिखे हैं, और मैं आपको रक्षाबंधन पर राखियाँ भेजती थी, ओहो। उसके आपने जवाब भी दिए हैं, और एक लेटर है उसका मेरे पास, बहुत है मेरे पास। बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ मैं सर। और आज भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि सदियों के महानायक, सभी के दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन अरे, जी के बहुत सामने ज्यादा मैं बोल दिया हूँ। आपने। हमारे दिलों पर राज करते हैं सर आप। ये बहुत पुराना पत्र है। हाँ, 84, 89 सब साल जी, के हैं मेरे 86 कन्या। का है 10 शायद ये। सही फोटो सर, फोटोग्राफ्स भी भेजे राखी हैं के लिए आपको। हम धन्यवाद दे रहे हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। मेरे अभिनय की जो प्रशंसा आपने की है उसके लिए आभारी हूं। आने वाली मेरी फिल्म है शाहिनशाह। हस्ताक्षरित चित्र साथ भेज रहा हूं। आपके मंगल कल्याण के लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ना आपकी कोई जगह लेने वाला है सर। हम तो सोच रहे थे कि शायद आप फिल्में वगैरह देखती नहीं होंगी। आपके तो मेरी मेहमान नवाजी, कोई आया तो मेहमान नवाजी खाना खिलाकर होती है ना सर, लेकिन मेरी मेहमान नवाजी आपके पिक्चर्स दिखा के होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6ठा प्रश्न है ये, 20,000 रुपए, और हर एक प्रश्न के लिए अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन्फोसिस के पहले सीईओ कौन थे? Who was the first CEO of Infosys? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए नारायण मूर्ति, बी नंदन नीलेकनी, सी शिबूलाल, डी विशाल सिक्का। ये नारायण मूर्ति लग रहा है सर। लग रहा है कि पक्के हैं आप? पक्के है। नंदन नीलकेनी तो बाद में थे, विशाल सिक्का भी बाद में हुए। नारायण मूर्ति सर। क्या करें? लॉक करें सर। ए नारायण मूर्ति पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी हाँ, सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। इन्फोसिस भारत की एक अग्रणी आईटी कंपनी है, और एन.आर. नारायण मूर्ति इज वन ऑफ द की फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस। ओके, 7वां प्रश्न आ रहा है। मूल्य है 40,000 रुपए।
जाहिदा जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के नए कानून के अनुसार 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने के दोषी मुस्लिम पति को अधिकतम कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? According to a law in India, up to how many years of imprisonment can a Muslim husband face for pronouncing triple talaq on his wife? A. 10, B. 3, C. 4, D. 5. 10 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5? 3 वर्ष लग रहा है सर, 3 वर्ष। पैंतीस सेकंड रहेंगे, बोलिए क्या करें? 3 वर्ष। 3 वर्ष श्योर है? श्योर है सर। श्योर है? ओके, बी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेल प्लेड। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 is an act of the Parliament of India criminalizing ट्रिपल तलाक। 3 वर्ष कारावास। बहुत सही उत्तर दिया आपने। 1 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। जाहिदा जी, 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। इसे देखिए और सही उत्तर दीजिए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। ये संगीतज्ञ कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? Which music instrument does the maestro shown in the image play? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। छवि दिखाया जाए कंप्यूटर जी। आपको बताना है कि ये कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं या बजा रहे हैं। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए तानपुरा, बी सरोद, सी तबला, डी सितार। बी सरोद। श्योर है? श्योर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। क्या करें? लॉक कर। ताला लगा दें। सरोद बी, ताला लगाया जाए। यस, यू आर राइट। बहुत बहुत बधाई आपको। कौन है ये आप? उस्ताद अमजद अमजद अली खान साहब। ओके। अमजद अली खान साहब एक शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज अखर तानों के लिए जाने जाते हैं। उनको 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बड़ा मुश्किल यंत्र होता है इसको बजाना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो जैसे सितार में होते हैं ना, वो फ्रेट्स होते हैं, वो उनको उसमें नहीं होते हैं, तो केवल अंदाजे से बजाना पड़ता है। लेकिन उसका जो आवाज़ है, उसकी जो सुर है, जो तान निकलती है उसमें से, बहुत ही मधुर। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ये सरोद। कितनों का फेवरेट है सरोद? 1 2 हाथ उठा, 3। बहुतों को पता ही नहीं कि सरोद क्या है। ओके दादा जी, अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी विजया और पुसरला वेंकट रमन्ना किस भारतीय ओलंपियन के माता पिता हैं? विजया एंड पुसरला वेंकट रमन, both former volleyball players, are the parents of which of these Indian Olympians? ठीक है? A. साइना नेहवाल, B. मैरी कॉम, C. करनाम मलेश्वरी, D. PV सिंधु। माता पिता हैं इनमें से किसी एक के। पीवी सिंधु लग रहा सर मुझे। ओके, पीवी सिंधु। क्या करेंगे? लॉक कर। पीवी सिंधु
कबीर जी, डी पीवी सिंधु पे ताला लगाया जाए। समय लिया आपने। वो टीवी पर आया था ना, वो मैच जीतने, ओलंपिक मेडल लेने के बाद में उनके माता पिता देख रहे थे, वो याद कर रही थी। सही उत्तर दिया है आपने, वेल प्लेड। जीत गई आप 1,60,000 रुपए। उनके पिता रमन्ना अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता भी हैं, और दोनों माता पिता उनके चैंपियनशिप में खेलने वाले वॉलीबॉल प्लेयर्स। और दोनों का कद बहुत ऊंचा है। और पीवी सिंधु का कद आपने देखा होगा, बहुत लंबी है, हमसे भी लंबी है वो। और अभी अभी हाल में उनको विश्व चैंपियन घोषित किया गया है, गोल्ड मेडल में। हाँ, बैडमिंटन में। बड़े गर्व की बात है कि महिलाएं जो हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, हमारे भारत की महिलाएं एकदम अव्वल नंबर पे जा रही हैं, है कि नहीं? वो यहाँ हमारे केबीसी में भी आई थी। हाँ, हम उनके साथ इधर खेल खेले थे। ये वाला नहीं, बैडमिंटन भी खेले थे थोड़ा उनके साथ। ऑलराइट, 1,60,000 रुपए जीत लिए आपने। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये है 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और मुख्य रूप से इनमें से किसके बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? The epic called Prithviraj Raso describes Prithviraj Chauhan's battle against which foe? A. Ahmad Shah Abdali, B. Muhammad Ghori, C. Mahmud of Ghazni, या D. सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली। तीस सेकंड बचे। सी लग रहा है सर मुझको। हर बार लग रहा बोल रहे, निश्चित होइए आप। क्या करें? मैं सिकंदर लोदी। हम सी को लॉक कर दीजिए। महमूद गजनी। फाइनल उत्तर आपका? महमूद ऑफ गजनी, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। या देवी जी, ये गलत उत्तर हो गया आपका। मोहम्मद गौरी सही उत्तर है। जाहिदा जी, अच्छे खासा खेल रही थी आप 1,60,000 पे, और नीचे आ गई आप 10,000 पे। हाँ, दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था और युद्ध में उनकी वीरताओं के किस्सों की बखान कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया है। इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ये पृथ्वीराज रासो बहुत ही प्रचलित है। आप अच्छा खासा खेल रही थी, 3 लाइफलाइन थी आपके पास। कितने उदाहरण आपने देखे होंगे, या लाइफलाइन रहती है और संकोच में आकर के आप उसका इस्तेमाल नहीं करती हैं और नीचे गिर जाते हैं। आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई। आप जिस कार्य में लगी हैं और जिन लोगों का आप कल्याण कर रहे हैं, उनकी ओर हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। 10,000 रुपये जो आपने जीते हैं वो आपके अकाउंट में हम भेज देंगे। ये है, यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 10,000 1 2 3 कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में चला गया। अब हम आपके रियाज भाई से आग्रह करेंगे वो आए हमारे साथ, एक फोटो खींचे आप। बिग हैंड फॉर जाहिदा जी, थैंक यू। तालियां बजती रहे देवी सज्जनों। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देवियों सज्जनों, हमारा देश इस समय एक बहुत बड़े जल संकट से जूझ रहा है और खेल के इस भाग को, यानी कर्मवीर की जो शुरुआत है, मैं आपको अपने देश का एक नक्शा दिखा करके करना चाहता हूं। ये देखिए, ये नक्शा आ गया है हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इनमें से ये लाल रंग
किसी खुशी का नहीं है, बल्कि एक गंभीर चिंता का प्रतीक है। आने वाले दिनों में संकट का आईना है ये। इन राज्यों में पानी की खपत और पानी की उपलब्धता के बीच बहुत ही विशाल अंतर है। सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि 2020 यानी कि अगले साल स्थिति यहां तक पहुंच सकती है कि हमारे देश के 21 राज्यों के पास भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर नहीं होगा। आज स्थिति यह है कि जल की गुणवत्ता के आधार पर हमारा देश 122 देशों की सूची में निचले स्तर पर यानी कि 120वें स्थान पर है। यह सूची उन देशों की है जहां जल बहुत ही खराब स्तर पर है। जहां एक ओर ये आंकड़े पानी की समस्या को दर्शाते हैं, वहीं पर दूसरी ओर कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो समाधान को दर्शाते हैं। और उनमें से एक समाधान आज के हमारे कर्मवीर हैं अमला रुइया जी। 518 सूखाग्रस्त गांवों में 368 पानी से भरे चेक डैम्स, जिससे 6 लाख से भी ज्यादा लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाली जल देवी के रूप में प्रचलित अमला रुइया जी का जोरदार अभिनंदन और तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम। अमला रुइया देवी और सजनों, जल देवी आइए अमला जी। बहुत बहुत स्वागत आपका अमला जी। और आपसे मिल करके और यहाँ आपको देख करके हमारे मन के अंदर बहुत खुशी हो रही है। आप कुछ कहना चाह रही थी अमला जी? मैंने आपके ऊपर एक छोटी सी कविता बनाई है। जी जी, अवश्य अवश्य। हृदय पर अंकित अमित आभ, अमिट तुम्हारी आभा है, सूरज से करती दावा है। वह आसमान का सूरज है, चलचित्र जगत के सूरज तुमसे बॉलीवुड का गौरव है, केबीसी का भी सौरभ। पट पर आवे जब अमित छवि, धूमिल पड़ जाए स्वयं रवि। है क्षितिज शून्य और व्योम शून्य, अमिताभ बिना यह जगत न्यून, अमिताभ बिना यह जगत शून्य। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमला जी। लेकिन आपको मैं निराश करना चाहता हूं, इस लायक में नहीं हो जितना कुछ आपने अभी हमको सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जो आपके साथ कंपेनियंस आए उनका मैं परिचय देना चाहता हूं। अतुल रुइया जी आए हैं, इनके सुपुत्र हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शर्मिला और कविता जी हैं जो कि इनकी बेटियां हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। गायत्री जी हैं, इनकी बहू। नमस्कार। और गेस्ट के रूप में है कर्नल शशिकांत दलवी जो कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत चर्चा करेंगे हम आपसे। धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। देखिए देवियों और सज्जनों, इस वक्त देश में जल संकट की समस्या का हमारे बच्चों पर और आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ सकता है, इसका अंदाज़ा अगर हमें अब तक नहीं लग पाया है तो शायद अब लग जाए। हमने कुछ बच्चों से पूछा कि उनको यदि दिन भर में केवल 1 गिलास पानी मिले तो क्या होगा। आइए इस वीडियो प्रस्तुति से उनका जवाब जानते हैं। अगर मेरे पास 1 गिलास पानी होगा तो मैं उसको बचा कर रखूंगी, जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज करूंगी। मेरे पास जो 1 पानी का गिलास है वो मैं पापा को दूंगी, और पापा बहुत मेहनत करते हैं इसलिए मैं उनको दूंगी। पानी खत्म हो गया तो मैं मून में चला जाऊंगा ना, मून में तो पानी है ना। अगर
पानी खत्म हो गया तो मैं रेन डांस कैसे करूंगी? अगर यही ग्लास बचा है तो फिर मैं इसको प्लांट्स को दे दूंगा। उससे होगा कि प्लांट्स ग्रो होंगे और प्लांट्स बारिश लाते हैं, तो बारिश आएगी तो हमें और पानी मिलेगा। पानी की वजह से ही हम जीते, पानी की वजह से जानवर जीते, पानी की वजह से ही पौधे जीते, इसलिए पानी बहुत जरूरी है। अगर ये आखिरी क्लास है तो मैं मेरे पिताजी को ही दूंगी, क्योंकि अगर उनको पानी नहीं मिला तो उनकी जॉब चली जाएगी। क्योंकि अगर उनको पानी नहीं मिला तो फिर हमारी खेती पूरी मर जाएगी और फिर हम कैसे खाएंगे पिएंगे। अच्छा क्या यार, मैंने भी लेता हूँ। कमला जी, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कितना ज्ञान है इन्हें पानी के बारे में। तो ये बच्चों की क्लिप देख करके मुझे एक चीज़ याद आ गई कि एक एनजीओ तमिलनाडु का था, उन्होंने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट करा था कि बच्चों से कहा कि तुम अपने यहाँ की एक नदी का चित्र बनाओ। और मुझे कहते बहुत ही दुख हो रहा है कि काफ़ी एक बच्चों ने उस नदी को ब्राउन कलर से रंग दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी नदी में कभी पानी ही नहीं देखा था। हम आपसे जानना चाहेंगे अमला जी, सबसे पहले कि पानी की स्थिति हमारे देश में क्या है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल मॉनसून के पहले जो अंडरग्राउंड वाटर का जल स्तर था वो 65 के भी नीचे पहुंच गया था। इतनी भयंकर स्थिति थी कि अगर ये बारिश नहीं आती तो क्या हमारे देश का हाल होता। मैंने इस विषय में एक छोटा सा ग्राफ तैयार करा है जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी, मैं देखना चाहता हूँ। तो अब ये देखिए कि ये जो 3 शहर दिखाई दे रहे हैं, बैंगलोर, अहमदाबाद और दिल्ली। जी, ये जो लाल है, ये जो लाल है, ये नीचे तक पानी, इतना गहरा पानी चला गया है, ग्राउंड वाटर जो है उसका स्तर नीचे आ गया, ग्राउंड वाटर का लेवल, कि ये जैसे आपने बताया कि 0 वाटर की स्थिति आने वाली है, 0 लेवल की। तो अभी तो बहुत अच्छी बारिश हो गई और ये समझिए कि 2 साल के लिए ये संकट शायद टल गया। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले चेन्नई में भी इसी तरह से फ्लड्स आए थे। जी, बाढ़ आई थी। लेकिन वो पानी अंदर ही नहीं पहुंच पाया। एक तो सारी डेवलपमेंट के नाम पर सारी लेक्स का सिल्टेशन हो गया, पेड़ नहीं थे पानी के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए, जड़ें नहीं थी उनको नीचे एक्विफर्स तक ले जाने के लिए, और जो सॉइल है, जो मट्टी है, उसके अंदर पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। जी। इसमें क्या होता है कि हमारे जो किसान हैं उनकी भी हालत बहुत बदतर होती जाती है। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा बहुत ही सीरियसली लिया है और इसको एक जन अभियान बना दिया है, जिसमें आप जैसे महान नेता, नहीं, हम सब लोग जो है, अगर अपने आप को देशवासी मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको उसमें थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए। ये सही सब लोग उसके विषय पर बात करेंगे। देखिए, आपसे मिल करके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा हमें। और पीने का पानी जो है, या जितना भी पानी हमें चाहिए होता है, उसकी उपलब्धि, उसे पाने के लिए हमें जमीन खोदना पड़ता है, और जो जमीन में ही पानी नहीं है तो कहाँ से हम पाएंगे। तो जो गांव हैं उनमें और जो शहर है, अर्बन और रूरल एरिया में, ये अंतर होता है थोड़ा बहुत पानी का? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हमारे देश में जितनी पानी की खपत है उसका 86% रूरल एरियाज में है जी। 7% शहरी लोगों के लिए रहता है और 6% इंडस्ट्री को डाइवर्ट किया जाता है जी। तो जो शहर वाले हैं उनको भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है जी। लेकिन उनकी जीविका इसके ऊपर आधारित नहीं रहती। तो वो लोग ऑफिस में काम करते हैं और पैसे से वो पानी खरीद सकते हैं या टैंकर मंगा सकते हैं या उनके यहाँ उनके नलों में भी पानी आ जाता है। लेकिन जो हमारे देश के किसान हैं उनको जो 86% पानी की ज़रूरत है वो इसलिए है कि उनकी आजीविका इसके ऊपर निर्भर करती है। वो बहुत से फसल उगाते हैं जिसको बेशुमार पानी चाहिए और यही पानी ट्रांसलेट होकर हम आपकी टेबल पर अनाज के रूप में हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं। वो लोग कंप्लीटली मॉनसून की वैगरीज पर निर्भर रहते हैं। आज अच्छी मॉनसून हुई, अगले साल नहीं हुई तो वो क्या करेंगे?
तो वो लोग अपने जीवन में हताश और निराश हो जाते हैं और उनके कदम सुइसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारे देश की असलियत है। ये अंतर आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि गांव में जो है उनकी जीवनी जो है उस पर निर्भर है। एग्जैक्टली। लेकिन अर्बन एरियाज में जैसे हम लोग सब यहाँ रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, उनके लिए इतनी आपत्ति नहीं है। अमला जी, हमारे बचपन में या बढ़ते हुए दिनों में हमने कभी ये जाना ही नहीं था कि पानी जो है वो खरीदा जा सकता है। कितनी अवस्था खराब हो गई है कि इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, अच्छी बात यह है कि आज जल संकट की गंभीरता को समझते हुए इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। आज इस मंच में भी जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए और अमला जी का साथ देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदी फिल्म जगत के एक बहुत ही प्रख्यात नाम, जो स्वयं भी समाज सेवा में सक्रिय हैं। स्वागत किया जाए रणदीप हुडा जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका रणदीप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम पानी के बारे में चर्चा करें, थोड़ी सी व्यक्तिगत बात हो जाए हमारी आपकी। आपको जानना चाहिए कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अच्छा, कई बार इनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, इनको यकीन ही नहीं होता, कहते सर आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं आपको बता दूं, और बहुत ही विचित्र किस्म की भूमिका इन्होंने की हैं। हमारी बहुरानी के साथ आपने एक फिल्म की थी। जी जी जी। और उसमें आपको जैसे कि बॉर्डर क्रॉस कर गए और आपको पाकिस्तान के टेररिस्ट ने गिरफ्तार कर लिया था। जी जी। और एक कमरे का एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर कैसे किया आपने वो भूमिका। आपने, मुझे लगा कि शायद स्वयं भी, एक तो आपने वजन कम किया, बहुत दिन तक खाना पीना बंद हो गया। जी जी जी। और वैसी ही स्थिति में ये रहे सच्ची बात। ताकि इनके चेहरे पर, उनके आकार में जिस भूमिका ये निभा रहे हैं वो सही तरीके से। रणदीप प्लीज बताइए कुछ उसके बारे में हमें। सर बेसिकली मैंने वो इसलिए किया ताकि एक्टिंग ना करनी पड़े। वाह, क्या बात है। मुझे लगा कि अगर वो इंसान 18 साल तक काल कोठरी में बेड़ियों में बांध के उसे रखा गया, तो और अगर मैं उस रोल को निभा रहा हूँ, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं उसको कहीं ना कहीं महसूस करूँ, उसको छू के देखूँ, जिससे कि उसका जो आव भाव है, जो तकलीफ है, वो देखने वाले लोगों तक पहुंचे। अद्भुत था वो किरदार आपका। थैंक यू सर। और हमेशा मैंने आपकी तारीफ की है और याद भी रहा है मुझे। रणदीप, आजकल हमने पता किया है कि आप भी बहुत सारा अपना योगदान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप इस विषय पर? खालसा एड के साथ मैं काम करता हूँ जी। पानी का ज्यादा होना और पानी का कम होना दोनों प्रॉब्लम है। हाँ, फ्लडिंग भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बड़ी सही प्रॉब्लम कहा। है। अभी एक महाराष्ट्र में मुझे एक मौका मिला था खालसा एड के साथ जाने का। वेले करके एक गांव है जो कि नासिक से तकरीबन 37 किलोमीटर दूर है। उस गांव में शहर के इतना पास होने के बावजूद पानी नहीं, वहां पे नहीं, 18-19 गांव है जहां पे पानी नहीं था। तो हम लोग रोज टैंकर्स लेके जाते थे वहां पे। वो बहुत ही एक टेम्परेरी सोल्यूशन है जी। तो वहां पे जाके जब हमने देखा कि चूंकि आदिवासी लोग रहते हैं, उन्होंने ईंधन के लिए, इसके लिए, उसके लिए सब पेड़ खत्म कर दिए। तो वहां पे एक रिजर्वॉयर भी था पास में, पर उसका पानी शहर जा रहा था। तो वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो उनको भी उतना ही हक पानी का है जितना किसी एक शहर के रहने वाले को है। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे हमारा अगले साल गर्मी से पहले ये एम है कि वहाँ जाके हम पेड़ लगाएं। और अब हमारा जो गवर्नमेंट का और पूरे दुनिया का जो एक मुख हो गया है इस तरफ कि हमें एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करना है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और हम खुद इस अपनी धरती माँ पे जी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जितनी कोशिश जो भी करे कम। तो अमला जी और रणदीप, आज आपके साथ हमें ये खेल खेलना है। जी सर। बहुत ही अमूल्य काम कर रहे हैं आप दोनों, और इसलिए हम चाहते हैं कि ढेर सारी आप यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं। सबसे पहले इस खेल के जो नियम है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से इसकी शुरुआत होती है और ये चलते चलते जाता है 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं बीच में। 5वां
प्रश्न पे एक पड़ाव, पहला पड़ाव आता है जिसका मूल्य 10,000। इसको पार करने के बाद एक दूसरा पड़ाव आता है 10वां, जिसका मूल्य है 3,20,000। इसके बाद जो हमारा 16वां प्रश्न है, चोटी का प्रश्न 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए कहीं आप अटक जाएं तो 4 हमने लाइफलाइन रखी हुई है। कई बार होता है प्रश्न का उत्तर नहीं आता। पहला है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता जब बड़ी शिक्षित जनता होती है, बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी हम, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और ये आपको उत्तर देंगे। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। अगर आपको लगे तो इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करें तो 2 जो विकल्प हैं जो कि गलत हैं वो मिट जाएंगे, 2 ही बचेंगे, उनमें से एक सही होगा, एक गलत। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। अगर आपको प्रश्न पसंद ना आए तो आप इसे बदल सकते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं विराजमान, और मैं उनका परिचय दे दूं। द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी जी। सौरभ जी आइए हमारे सामने। बहुत बहुत स्वागत आपका सौरभ जी। अमला जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी अवश्य। जेएनयू में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। अमला का अर्थ होता है लक्ष्मी। मैं खुद बुंदेलखंड से आता हूं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अमिताभ जी, हमारे यहाँ किसानों ने कभी धान का पौधा नहीं देखा। जब मैं छोटा था तो सिर्फ तीज त्योहार पे चावल बनता था। और अमला जी लगातार पानी के संवर्धन के लिए काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 10 चेक डैम बनवाए हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं इस खेल के लिए। धन्यवाद आपका सौरभ जी। तो अमला जी और रणदीप, खेल शुरू किया जाए। और आपको बता दें कि जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। जी सर। हूटर बजा, खेल समाप्त। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, ये हमारा विशेष कार्यक्रम है कर्मवीर। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,000 रुपए इसका मूल्य। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म मोहरा के एक गीत के अनुसार इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग धीरे धीरे गिरती बारिश की आवाज के लिए होता है? अकॉर्डिंग टू अ सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म मोहरा, which of these refers to the sound of spattering rain? ऑप्शन सुनिए। ए चप्पा चप्पा, बी तम्मा तम्मा, सी टिप टिप, या डी छम्मा छम्मा। सी टिप टिप लॉक किया जाए। टिप टिप ताला लगा दिया जाए। जी। सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2,000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेय के साथ फिल्टर शब्द के इस्तेमाल होने की संभावना सबसे ज्यादा है? Which of these beverages is the word filter most associated with? A. Tea, B. शरबत, C. milk, D. coffee. डी कॉफी लॉक किया। चाय, शरबत, दूध या कॉफी? कॉफी। डी कॉफी। ताला लगा दिया जाए। डी कॉफी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 2,000 रुपए जीत गए आप। फिल्टर कॉफी एक प्रकार की कॉफी होती है जो दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। कॉफी वगैरह पीते हैं आप रणदीप? जी जी सर, हैं? बहुत पीते हैं। आप अमला जी? मैं नहीं नहीं पीते। कई सालों तक हमने भी बंद कर रखा था, न जाने कोई विशेष वजह से नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं होता था। लेकिन अभी हम एक फिल्म में काम कर रहे हैं, उसके जो मुख्य कलाकार हैं उन्होंने हमको ये कॉफी पे डाल दिया है। और नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो मारेंगे हमको। वो भी कॉन्सेंट्रेटेड कॉफी, जो क्या कहते हैं उसको, एस्प्रेसो कहते हैं। छोटी सी डिबिया में मिलती है और उसको पीने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि पूरे देश को कॉन्कर कर लेंगे। एस्प्रेसो से सर एक याद आया, मेरे फादर ने उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी। जी जी। तो बोले कि होटल में जाके कि एक्सप्रेसो कॉफी एस्प्रेसो अच्छा लगा कॉफी। हाँ। तो बोले 1 शॉट या 2 शॉट, डबल शॉट। अच्छा। तो उन्होंने बोला यार 1 शॉट ही ले लेते। तो जब आई कॉफी तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला, ये पूछ रहा था 1 घूंट या 2 घूंट। आप तो बिना कॉफी के ही पूरे संसार को कॉन्कर करके बैठे हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी कभी आपको बता दूं हाँ अमला जी कि कभी कभी यहाँ पर जब बहुत देर हो जाती है, जैसे आज होने वाली है, क्षमा चाहते हैं पहले से ही,
तो एक आध मार देते हैं हम जाके, हम लोग एकदम जोश में। ओके, 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या इंस्टाग्राम का एक फीचर है जिससे यूजर्स फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं जो कि 24 घंटे के बाद गायब हो जाता है? Which of these is a feature on Instagram that lets users post photos and videos that vanish after 24 hours? Options देखिए: A, stories; B, daily profiles; C, albums; D, feeds. ए को लॉक किया जाए, स्टोरीज। श्योर है संदीप? जी, जी। क्या ख्याल है आपका? जी, ताला लगा sure दिया है सर, जाए? हम तो 24 घंटे वही करते रहते हैं। अच्छा, क्या बात है। स्टोरीज है पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। जो इंस्टाग्राम में स्टोरीज है वो दे अपीयर इन अ बार ऑन टॉप ऑफ द फीड। यस सर। कितना खेलते हैं आप इंस्टाग्राम? नहीं सर, मैं मजाक कर रहा, इतना नहीं, है, मतलब पर हर रोज कुछ ना कुछ तो छापते होंगे आप वहाँ। नहीं, हर रोज नहीं सर, यूजुअली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या एक आधा कोई अच्छा फोटो निकला है तो वो डाल देते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? जी जी, अभी मैंने शुरू किया है कुछ महीनों से। वो एक अच्छा तरीका है जंगलों में टाइम बिताने का और वहाँ की जानकारी लेने का, लोकल से करने का, ग्राउंड लेवल पे क्या जरूरत है उसको जानने के लिए एक बहाना भी है वहाँ पे टाइम बिताने का। अमला जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कई गांवों को इस भीषण संकट से उभारने में ये सफल रही हैं। इनके नेक काम पर भी बनी हमारे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? पानी के लिए तो बहुत परेशानी, सारी परेशानी साहब। पानी नहीं था के क्यों पशु भी कौन रख सका, खेती भी कौन कर सका। राम राजी हो जाता ना, बूंद घेर देता तो हो जाती, और ना जय हिंद छी। ये बांध बढ़िया पास जहाँ जीवन होगू मारो। जहाँ मैडम आ जाए थे ना, जना मारो तो श्री भगवान ही आ जाए थे। पहली दिक्कत थी ऊपर पानी लाता मटका से दूर से, और अब करने पानी को उधर आ जाएगा। पानी बंदा बनने से बाद अब अपनी खेती चलती है, और खेती से काम ना चलता है, भैंस गाय वहाँ चरती है। और मौज ही मौज हो रही साहब, और बहन जी की खूब दया है। पूरा जो डैम नहीं बना था ना, जिससे पहले तो यहाँ देख लो हमारे पीबा को पानी कौन। अब कड़े ट्रैक्टर कड़े सजना पास ले आया था, ट्रैक्टर भी मौज हो गई पानी की। जो गांव का जवान था जो सारा मंडी में जाता, बोरी गिरता, जनवान पैसा मिलता, फिर वह आता कमार लेता। अब सब वापस कते न बाहर न कोई कोना, सब अपना ही नहीं काम करें, कमार खाएं, कमाई अच्छी। बता 600 मन गेहूँ 1 लाख खेत में, तो 600 मन गेहूँ एक खेत में हो जाना मौज। बरसात के दिनों में अगर बारिश होगी तो बाजरे की खेती हो जाती थी, सर्दी में थोड़ा बहुत सरसों की या जौ इस तरह की खेती कर लेते थे, लेकिन गेहूं की खेती नहीं करते थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने गेहूं की खेती और सरसों की, फिर इन्होंने टमाटर, गोभी, सब्जी की खेती भी उगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। लगभग 2-3 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसा है कि जहाँ मतलब पूरा हरियाली है, पूरे ज़मीन के अंदर बाजरा है। कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जो कि मतलब खाली पड़ी हो, क्योंकि चारों तरफ में पानी पानी है। तो पानी है तो सब चीज़ संभव है, फसल बहुत अच्छी है, कहीं भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। बच्चों को भविष्य है ना जो बहुत ही बढ़िया छे, बढ़िया चल रहा है काम। छोरा ने बढ़िया बढ़िया स्कूल में घाल रहा थे, कोई दुकान कर ली, नहीं कोई होटल गाल लिया, कोई किमी कर लिया, अरे वह आराम से रहते हैं। अब ट्रैक्टर भी चल रहा था इसू, और कोई सिंगल फेस की मोटर माटर भी चल रही थी इसू, तो बहुत ही लोगों का जीवन सुधर गया। जो हेड है ट्रस्ट की श्रीमती अमला रुइया, उनका सपना है कि मैं पूरे भारत को पानीदार करना चाहती हूँ, अपने पानी को सब रोक लें, सब लोगों का जीवन जो है आसान हो जाए, और उन्हीं के सपने को हम साकार करने के लिए उनके साथ में जुड़े हुए। मालूम माल छी भगवान की मेहर होगी। और मैडम साहब, बहन जी साहब, भलो यहाँ को जुगे जुगे
और यानी कोई दान दाता दे बाड़ो जाको भी सबको भलो हो। जो गांव थे उनकी स्थिति कैसी थी अमला जी पहले? उनके पास एक बैल नहीं होता था जिससे कि वो खेत जोत सके, क्योंकि चारा ही नहीं होता था, तो वो कैसे सपोर्ट करें। इन गांवों में कोई भी अपनी बहनें और बेटियां देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उनको मालूम था कि इनका तो सारा जीवन खाली पानी लाने और ले जाने में ही व्यतीत हो जाएगा। जो नन्ही मुन्नी बच्चियां होती थी वो माँ का सारा काम घर में उन्हीं के बदौलत होता था। जब ये चेक डैम हुए और मैंने कुछ दिन के बाद जाकर के देखा, तो मैंने क्या देखा कि अरे अब तो इनके कानों में छोटे छोटे बूंदे भी हो गए। अब तो इनकी लड़कियां जो हैं वो स्कूलों में जाने लग गई हैं। अब तो इनके यहाँ 2-2, 3-3 ट्रैक्टर्स आ गए, जो देखते देखते 4 ट्रैक्टर्स बन जाते हैं। अब इतना फॉडर होता है कि वहां पर ये लोग 8-8, 10-10 गाय भैंस अपने दरवाजे पर बांधने लग गए। इस तरह से दूध और दही की बहुतायत हो जाती है। दूध दही का से जो इनकम होती है वो डायरेक्टली एक औरत के हाथ में जाती है। जो फसलों की इनकम होती है वो मर्दों के पास जाती है, लेकिन इसकी इनकम औरतों के पास जाती है, जिससे वो घर को चमका देती हैं और अपना जीवन सुखी बनाती हैं। वाह, क्या बात है। कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ये बदलाव लाए आप? मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो इस रिसर्च के दौरान मैं उस साल पाली में पहुंच गई, जो राजस्थान के मारवाड़ रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर उस साल एक बूंद भी पानी नहीं बरसा था। तो मैंने देखा कि एक झुंड था औरतों का, वो नीचे 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 बावड़ी में उतर करके अपने लिए पानी इकट्ठा कर रहा था। घड़े उनके हाथ में थे, मैं भी उनके साथ नीचे उतर गई। उन्होंने अपने लिए 2-2 घड़े भरे और अब वो तैयार हो गई। वापस उतनी सब सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अपने घर 2 से 3 किलोमीटर दूर वो चली जाएंगी। मेरे मन में आया मैं भी तो इस घड़े को उठा करके देखूं। मैंने कहा 1 मिनट मेरे को पकड़ा दीजिए। 1 मिनट क्या, मैं 15 सेकंड उस एक घड़े को नहीं पकड़ सकती थी। भारी था, इतना भारी। तो उस दिन मेरा रिजॉल्व, मेरा ये लक्ष्य जो है कि इनको मुझे पानी पहुंचाना ही है, ये और ज़्यादा मजबूत हो गया कि मैं अपनी बहनों को इस तरह के जीवन से गुजरते हुए नहीं देख सकती हूँ। मुझे एक ना एक सॉल्यूशन इनके लिए ढूंढना ही है। वाह, क्या बात है। तो जो गांव में स्थिति थी उसको आपने देखा, उसको सराहा, उसके बाद आपने सोचा कि अब इसमें काम करना चाहिए। कैसे शुरुआत की आपने? तो जो पहला चेक डैम मैंने बनाया वो हालेड़ा का चेक डैम था, मुंडावरा गांव, अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ जब मैं काम शुरू हो गया और पहले दिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो तपती धूप में 250 लोग वहाँ जमा थे, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, और महिलाएं जोर जबरदस्ती से काम कर रही थीं। उन लोगों ने उस चेक डैम की नींव भी अपने आप खोदी थी। ये चेक डैम जो है, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहिए, होता क्या है चेक डैम? ये चेक डैम विशालकाय होते हैं। इनको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले है मेसनरी कंस्ट्रक्शन, जो कि थोड़ा नीचे होता है, और जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो इस मेसनरी के ऊपर से वो बह करके निकल जाता है। तो ये इसकी हेड वॉल होती है, 2 साइड वॉल होती हैं, और उसके अंदर से 3-4 फुट ऊंची अर्दन एम्बैंकमेंट बहुत दूर तक, कई हंड्रेड्स ऑफ फीट तक वो फैली रहती है। ये चेक डैम ज़्यादा सक्सेसफुल हिली एरियाज में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बरसात तो बहुत ही कम होती है, राजस्थान में एकदम एरिड डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ हिली जो टेरेन होता है, तो इसमें पहाड़ों के ऊपर जो पानी बरसता है, 1-2 घंटे की ही जो बारिश होती है, वो सारा पहाड़ी पानी बटोर करके हमारे चेक डैम में आ जाता है। तो इसमें साइट सिलेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर जब ये चेक डैम भरता है और उसके सतह उसके ऊपर से बहने लगता है, तो जो जगह एकदम सूखी पड़ी हुई होती है, वहां से लगता है कि एक नदी ने जन्म लिया, और उनकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने एक नदी बहने लगती है।
तो गांव वाले कहते हैं कि हमने ही इस नदी को पैदा किया है। इतना वाह, क्या बड़ा। बात। मेरा ये मानना है बच्चन साहब दैट वेस्ट की तरफ हम जो देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो जा रही है, जो जिस तरफ हमारा देश भी काफी तरक्की कर रहा है और बढ़ रहा है, हम जितना अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री और प्राचीन तौर तरीकों की तरफ जाएंगे, उतना ही हमको फायदा होगा, चाहे वो कुल्हड़ हो या पत्तल हो। तो जो हमारा एक रहन सहन है, हम कहीं ना कहीं एक कॉलोनियलिज्म से वो हम थोड़ा उसको नीचा देखने लग गए थे जी। तो अब जितना हम अपनी खुद के अंदर की तरफ देखेंगे, अपनी सभ्यता के अंदर देखेंगे, उतना ही हमको फायदा होगा और दुनिया भी वैसे ही देख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि प्राचीन जमाने से चली आ रही हैं और हम उसको भूल गए हैं, या किसी बाहर की शक्ति ने दबाव के कारण उनको हमें भुला दिया है। और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही आपने। चलिए आगे चलते हैं, खेल में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप यहाँ से जीतें। चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। और चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ कीमती पत्थर या रत्न होता है? Which of these names means precious stones or ratnas? A. मुरारजी, B. जवाहर, C. अटल या D. वल्लभ? जवाहर। बी जवाहर। ताला लगा दिया जाए जी। जवाहर B, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5,000 रुपए जीत गए आप। जवाहर एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ रत्न, मणि और बहुमूल्य पत्थर होता है, जवाहर। आगे बढ़ते हैं, खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म मणि रत्नम ने बनाई है? मदद कीजिए रणदीप। पता नहीं, अमला जी भी देखती होंगी फिल्म वगैरह। Which of these is a film by Mani Ratnam? ऑप्शन सुनिए। A. चिटागोंग, B. अलीगढ़, C. बदलापुर या D. बॉम्बे? डी बॉम्बे को लॉक करिए। बॉम्बे ताला लगा दिया जाए जी। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 रुपए जीते। मूल रूप से ये जो फिल्म थी बॉम्बे, ये तमिल में बनी थी और फिर हिंदी में ये डब की गई 1995 की। ये फिल्म मुंबई में 92-93 के दौरान हुए दंगों के ऊपर पहले और उसके दौरान एक अंतर धार्मिक विवाह को लेकर के उसके बारे में बनाई गई थी। बहुत ही प्रचलित फिल्म थी ये, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई थी। अब आ रहा है अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, और इसका उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ठीक है? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिंग्स, अनइवन बार्स और पैरेलल बार्स, ये सभी किस ओलंपिक स्पर्धा के अंतर्गत आते हैं? Rings, uneven bars and parallel bars are all part of which Olympic discipline? A. Gymnastics, B. Boxing, C. Wrestling, D. Equestrian? A. Gymnastics. श्योर है? ताला लगा दिया जाए। Alright. कबीर महाशय, जिम्नास्टिक्स सही पे ताला लगाइए। ये भी सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। व्यक्तिगत और टीम खिताब के लिए पुरुष वर्ग में 6 और महिला वर्ग में 4 पदक के लिए यह खेल आयोजित होता है। ओके अमला जी, रणदीप जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्राचीन भारत में राजा की संप्रभुता निर्धारित करने के लिए किस यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता था और यज्ञ के बाद घोड़े की बलि दी जाती थी? हे भगवान, ये तो बड़ा ही भयंकर प्रश्न है। इन एंशिएंट इंडिया, विच यज्ञ इन्वॉल्व्ड अ हॉर्स set to wander freely to decide the sovereignty of a king, followed by the sacrifice of the horse? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A. अश्वघोष, B. अश्वपति, C. अश्वकेतु, D. अश्वमेघ? D. अश्वमेध। श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक। रणदीप, आप भी सहमत हैं? जी, इनको ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। मुझे सिर्फ घोड़ों की नॉलेज है, यज्ञ की नॉलेज नहीं। ऑलराइट, क्या किया जाए? ताला लगा दे।
डी अश्वमेध, ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, वाह क्या बात है। अश्व घोड़े को कहते हैं मेघ यज्ञ। The yajna or sacrifice is described in various Vedic writings like the Shatapat Brahma, Brahmana. The practice was sustained by some Gupta, Chola and Chalukya kings. And Ashwaghosh was a Sanskrit poet. Ashwaketu, a prince of Magad. And Ashwapati, father of Savitri. मेरे ख्याल से जिस देश के पास गुड़ और गाजर ज्यादा होंगी उसको ज्यादा वो मिल जाएगा। गुड़ और गाजर, हाँ, क्योंकि घोड़े वो ज्यादातर वही खाते हैं। जी, आप तो घुड़सवारी में काफी रुचि रखते हैं, हमने सुना है रणदीप जी सर जी। कुछ बताएंगे उसके बारे में? घुड़सवारी एक यूनिसेक्स, मतलब दोनों ही जी हाँ, दोनों ही पुरुष महिला दोनों का स्पोर्ट है। और मेरा ये मानना है कि जैसे घुड़सवारी पुलिस सर्विसेज, आईएएस सर्विसेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आप एक घोड़े को नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप एक प्रांत को या एक बटालियन को या किसको ऐसे कैसे कंट्रोल करेंगे। इट टीचेस यू लीडरशिप विद एम्पैथी। वाह। एंड इस साल मेरा एक सिल्वर मेडल आया था नेशनल्स में, तो इट्स थैंक यू, आई एम मोर प्राउड ऑफ दैट देन एनीथिंग एल्स। स्पोर्ट्स में जीतना एक अलग ही, बिकॉज जी जी, कला में, फिल्मों में एक ओपिनियन होती है, स्पोर्ट्स में या तो आप आए हैं या नहीं आए हैं, तो वो क्लियर कट होता है। जी जी जी। 70% और 30% को लेकर के आपने कोई एक योजना शुरू की गांव में, क्या है ये? इसका मेन मकसद ये है कि गांव वालों से हम लोग 30% उस कॉस्ट को लेते हैं, जो भी कॉस्ट लगता है उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। गांव वाले चाहे कितने भी गरीब हो, उनको वो बाध्य होते हैं 30% उसके अंदर लगाने के लिए। उसका मेन मकसद एक ही है कि गांव वालों की ममता उस चेक डैम में पड़ जाए, उस स्ट्रक्चर में पड़ जाए, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसकी संभाल होती रहे और ये एक शाश्वत बॉडी बन जाए। तो वो लोग सारा पत्थर, बजरी और पानी देते हैं, और जो मट्टी की पाल रहती है उसके अंदर 1/3 मजदूरी देते हैं। और संस्था की तरफ से सारा सीमेंट, जेसीपी, एक्सपर्टीज उनको साथ में ला करके उनका काम आगे बढ़ाना, और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस काम के अंदर उसको शूट करना, ये हमारे कार्यकर्ताओं का मेन काम रहता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग काम शुरू करते हैं तो हम लोग एक और कंडीशन गांव वालों के ऊपर रखते हैं, वो ये है कि तुमको शराब छोड़नी है, बीड़ी, गुटखा, दहेज, बाल विवाह और मृत्यु भोज, ये सब चीज जब वो लोग छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तब हम लोग उस गांव में काम करते हैं। क्योंकि अगर एक बार, वाह क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। ये साथ में जो आप लगा देते हैं ना कि ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, और समाज के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं ये। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हैं आप? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यीशु मसीह की ये मूर्ति किस देश में है? अभी आपको एक छवि दिखाएंगे आप। इन विच कंट्री would you find this statue of Jesus Christ? Can we see the image, please? ब्राजील। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन रखा जाए? जी जी जी। A, ऑस्ट्रेलिया, B, ग्रेट ब्रिटेन, C, ब्राजील, D, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्राजील लग रहा है, ब्राजील को लॉक करिए। सी, ब्राजील, C, ताला लगा दिया जाए, श्योर है? जी सर। ब्राजील पे ताला लगाइए कबीरा जी। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डे जनेरियो में स्थित है। स्थानीय रूप से क्रिस्टो रिडेंटोर के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 30 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा है। इसे 1922 और 1931 के बीच बनाया गया था। ये 7 नए वंडर्स हैं
उनमें से इनकी गिनती होती है विश्व के न्यू वंडर्स में से ये माना जाता है। आप कभी गए हैं यहाँ रणदीप? नहीं सर, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अमला जी? मैं भी नहीं रियो डी जेनेरो गई। बहुत ही भव्य इमारत है और हम गए हैं यहाँ पर इसको देखने और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इसको और एक आइडेंटिफिकेशन हो गया ये उस देश का। हजारों लोग जाते हैं, बहुत सारी अच्छी सुविधाएं बनाई हुई, पहाड़ के ऊपर है, एक स्थान बना हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा है, छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। थोड़ी सी उसके सामने एक आपको एक सड़क दिख रही है सामने, जी। वहां पर एक ऐसे पत्थर बना हुआ है फोटो लेने के लिए, तो उस पे जाकर के लोग खड़े हो जाते हैं और ऐसे क्रश की तरह खड़े हो जाते हैं। तो पीछे वो छवि और उसके सामने ये, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अमला जी और रणदीप। नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पक्षी को पहचानिए जो हरियाणा का राज्य पक्षी है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। एक और छवि दिखाएंगे आपको। कैन वी सी द इमेज प्लीज? ये नहीं, तीतर नहीं, इसका नाम कुछ और है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, बताइए। ए ईगल, बी ब्लैक फ्रैंकोलिन, सी कड़कनाथ या डी नॉर्दर्न पिनटेल। लग रहा है ब्लैक फ्रैंकोलिन। मैम ये फ्रैंकोलिन तो मैंने नाम ही नहीं सुना कभी। नहीं, ये इसी तरह के, ये पार्ट्रिज टाइप का, ये जो होता है ना, पार्ट्रिज मुझे लग रहा है। पार्ट्रिज है और इसका फ्रैंकलिन। नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। आप श्योर है? मैं काफी हद तक श्योर। काफी हद तक श्योर। क्या किया जाए? लॉक करा जाए। लॉक कर दें? जी सर। बी ब्लैक फ्रैंकोलिन, ताला लगाया जाए। कैसे आपको लगा कि ये होना चाहिए? नॉर्दर्न पिनटेल पे आपका ध्यान नहीं गया? नहीं, क्योंकि यहाँ आने के पहले मैंने बेहद तैयारी करी थी। सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। I knew it was black something. क्या काला तीतर की आबादी आजकल कम होती जा रही है और बाज या चील शिकार करने वाले बड़े आकार के पक्षी होते हैं, जबकि नॉर्दर्न पिनटेल बत्तख की एक प्रजाति है, कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसको पार कर जाइए कृपा करके। 3,20,000 रुपए इसके लिए मिलते हैं। 10वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य की जल संचय योजना है? और विच स्टेट इज सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान द वाटर कंजर्वेशन स्कीम? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी गुजरात? गुजरात लग रहा है। लग रहा है मैडम? एकदम पक्का है। पक्का है ना? पक्का। तो फिर लॉक कर देते हैं ना, क्या करूं? लॉक कर दे। ताला लगा दिया जाए। बहुत तैयारी करके आई हैं आप अमला जी। फाइनल उत्तर आपका? गुजरात। डी गुजरात पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत लिए और एक चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड अमला जी, ये चेक 3,20,000 रुपए का। रणदीप, वेल प्लेड। यहाँ रख। आपकी जो संस्था है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। ये योजना के तहत मानसून से पहले जल भंडारण स्थलों को गहरा किया जाएगा, जिससे अधिक मात्रा में जल को भंडारित किया जा सके तथा सिंचाई नहरों को साफ किया जा सके। 2019 में इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ था और इसके बारे में आपको जानकारी थी। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय। वैसे पता नहीं अमला जी, गुजरात में बहुत सी ऐसी वादियां हैं, ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं जो कि नीचे जाती हैं। बहुत ही सुंदर और है। बहुत ही सुंदर है। बावड़ी। जी, बावड़ी एक तरह की है वो। स्टेप वेल उन्हें कहते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको कारीगरी होती है उसकी। मूर्तियां लगी रहती हैं। और आर्किटेक्चरली इट इज अ वंडर। कैसे उन्होंने बनाया खोद करके और नीचे से ऊपर उन्होंने आर्किटेक्चर किया उसका। तो पहले खोदा होगा, उसके बाद नीचे से
और इतना बनाना शुरू किया। परफेक्ट ज्योमेट्रिकल बिल्कुल, आर्किटेक्चर। कैसे उनको ये ज्ञान हुआ और हर एक स्तर पर जैसे कि मान लीजिए कोई शरणार्थी आया हो जिसको रहने की जगह ना हो, तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, ऊपर छत बना हुआ है, वहां पर जाकर को रह सकते हैं, पानी की सुविधा मिल जाती है उनको। बहुत ही सुंदर है ये। और वहाँ पर नृत्य के मंडप भी बने हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। बहुत तरह की सार्वजनिक कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। जी हाँ, टाइम में होती थी जी हाँ, गुजरात में। ओके अमला जी, अब आप 3,20,000 रुपए जीत गई हैं और यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। तो ये जो धनराशि आपने प्राप्त की है, क्या कीजिएगा इसका और कैसे इसका उपयोग होगा? देखिए, 3,20,000 रुपए में समझ लीजिए कि एक चेक डैम अगर बना, लेकिन वो एक चेक डैम कितना महत्व रखता है और 7 पीढ़ियों तक ये गांव वालों के काम आता है। एक बार का एक्सपेंस और शाश्वत ये बॉडी बन जाती है जो कि गांव वालों के जीवन निर्वाह का एक साधन हो जाता बन है। जाता है जी। इसलिए इसका जो प्रभाव है वो आका ही नहीं जा सकता। और जैसे जैसे साइट मैच्योर होती है, नीचे के सारे कुएं रिचार्ज हो जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर होता जी। है। एक चेक डैम बनाने में कितना खर्चा हो जाता है? तो इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी कि कितना गहरा या कितना लंबा, कितना चौड़ा बना इसीलिए जाए। वो क्षेत्र के ऊपर। तो इसका खर्चा अभी तक जो हम लोगों ने बनाया है 5 लाख से 25 लाख तक हो सकता है। ओ, अभी आपको बहुत दूर जाना है इस खेल में। मैं एक थोड़ी सी सूचना देना चाहूंगा देवी सज्जनों, पानी कैसे बचाया जाए, ये सवाल सिर्फ हमारे और आपके मन की नहीं, बल्कि देश के हर जवान और बच्चे के मन में चल रहा है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि पानी कैसे बचाया जा सकता है। हमारे पास एक वीडियो है बच्चों का, वो हम देखना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। फिल्टर में 2 पाइप्स होती है, एक में अच्छा पानी आता है और दूसरे में गंदा आता है। गंदा वाला पानी हम लोग किचन साफ करने में लगा सकते हैं और प्लांट्स को दे सकते हैं। पानी बचाने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे तो हमें काम आएगा। जब आधा ग्लास पीना होता है तो आधा ही भरो, फुल मत भरो। बारिश के पानी में अगर क्लोरीन या आयोडीन क्रिस्टल्स डालें तो हम लोग वो पी सकते हैं। पापा पानी बहुत वेस्ट करते हैं, इसके लिए मैं बहुत चिल्लाऊंगा पापा पे। नल को छोड़ने का नहीं, खुला हुआ, फटाक से बंद करने का और कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करने का। प्लीज पानी बचाओ, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। जैसे मम्मी पापा हमारे केयर करते हैं तो वैसे ही हमें वाटर का केयर करना चाहिए। सेव वाटर सेव लाइफ। अनबिलीवेबल। कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतनी गंभीर बातें बोल रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में इन्होंने बताया कि कैसे पानी की बचत हो सकती है। कौन सिखाता है इनको कि इन्होंने अपने आप सीख लिया है? हर एक इंसान जब कोई सच्ची बात सुनता है तो उसके दिल में वो स्थान बैठ जाती है वो बात। बच्चे भी अगर ये बात सुने तो वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। और आज वो हमको इतनी ज्यादा शिक्षा दे। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं अमला जी, आपको ज्यादा जानकारी होगी, कहीं हमने सुना या पढ़ा या देखा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शायद साल भर में 7,000 लीटर पानी का उपयोग करता है नहाने के लिए। केवल 7,000, पता नहीं महीने का है या साल का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 7,000 लीटर जो है वो इस्तेमाल करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना पानी जो है वो चला जाता है। इसी के ऊपर तो हम लोगों को रोक लगानी है ना जी जी। कि भाई 2 मिनट का शावर लो। जब अगर पानी की इतनी भीषण समस्या है तो हमको क्यों लंबा शावर लेना है? जी जी। और जो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में ये इसकी अहमियत जो समझी जाती है, इसके ऊपर मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ कि हमने एक चेक डैम बनाया था बिहार में, जिसका नाम था बुढ़ा बुड्ढी का चेक डैम, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया था। तो जब हमने इस साइट का चयन किया था तो हमको लगा था कि ये एक चेक डैम 20 गांव को फायदा दे देगा। लेकिन जब बारिश आई और वहां पर पानी इकट्ठा हुआ तो इतना अथाह जल भंडार इकट्ठा हो गया कि गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि इसका पानी हम
और 20 गांव तक पहुंचा सकते हैं एक कैनाल के माध्यम से। जी जी जी। तो गांव वाले जगह जगह पे गए चंदा इकट्ठा करने, एक मोची के पास भी गए। तो मोची से उन्होंने जब मांगा पैसा, तो उसने 5,000 रुपया अपने पास की पूंजी उनको दे दी। जब उसको थैंक करने के लिए और गांव वाले गए तो बोला कि नहीं, 5,000 तो पर्याप्त नहीं था, मैं आपको 5,000 रुपया और देता हूँ। ऐसे इंसानों से जब हम मिलते हैं ना, तो हमारा भी ढाढ़स बढ़ जाता है कि जो अपना स्वार्थ तो सोचते ही नहीं है, जन कल्याण के लिए ही अपनी पूंजी लुटाने को तैयार है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। इट्स कंपल्सरी फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कि जो नई बिल्डिंगें बनती हैं उसमें रूफ हार्वेस्टिंग की जी होती है, ताकि आप नीचे टैंक में आप पानी भर सकते। तो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं कर्नल साहब, नमस्कार। प्रणाम करता हूँ आपको। और जब हम इनका परिचय दे रहे थे तो कर्नल शशिकांत दलवी जी, ये रेन वाटर कंजर्वेशन कैसे होता है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, कुछ हमें बताइए मान्यवर। एक्चुअली मैंने ये अपने हर एक इंसान की छत के ऊपर या सर के ऊपर धरती माँ पानी बरसाती है जी, और ये जो देन है इसको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। आप अपने आप को पूछ लीजिए कि हम में से कितने लोग अपने छत के ऊपर जो पानी गिरता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बम्बई में 1,000 स्क्वायर फुट के छत के ऊपर 2.5 लाख लीटर का पानी हर साल बरसता है। क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। इसकी वजह से हम टैंकर मंगवाते हैं या भूजल से पानी खींचते जाते हैं, और हम दुनिया के माने जाते हैं कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टर्स इंडियन थे। तो ये सिंपल है, आपके पास जो भी कोई आपका घर होता है या बड़ी बिल्डिंग होती है, आपको 3 चीज़ें तो दी होती है, नहीं तो घर बन नहीं सकता। एक तो छत है, यानी कि कैचमेंट एरिया है कि जो पानी बारिश का रिसीव करे। दूसरी चीज़ है, अगर वहाँ इकट्ठा हो गया पानी तो नीचे वाले रह नहीं सकेंगे और बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाएगी, वेट बहुत बढ़ेगा। तो उसके साथ आपको पाइप भी दी हुई है ताकि पानी वो ऊपर से नीचे आ जाए। हमें ये समझ में नहीं आता उसका क्या किया जाए। कुछ नहीं करना है, सब अपने स्टोर के लिए भी धरती माता बोलती है कि मैं आपको स्टोर देती हूँ, और वो स्टोर जो अंडरग्राउंड एक्वीफर बोलते हैं, जिसको हम झरने बोलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने कुएं बनते हैं या बोरवेल बनती है, उसमें आप उसको डालो और फिर माँ का आप कमाल देखते जाइए। जी जी। हर साल 35% पानी नीचे परकुलेट होके जाता था। जी जी। आज पूना या बंबई जैसी जगह में 5% पे आया है हो। अगर हम धरती माँ को नीचे पानी ही नहीं दे रहे जी जी, तो अभी सरकार कहती है कि कम से कम आपके छत का जो पानी है जी, उसको आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर दीजिए। बहुत ही आवश्यक बात आपने बताई कर्नल साहब। और बहुत से जो है घरेलू काम जो है उससे हो सकते हैं, बर्तन वगैरह धोना हो, और बड़े बड़े घरों में जिनकी गाड़ियां हैं उनको वॉशिंग के लिए वगैरह, साफ सफाई करने के लिए। छोटी चीज बताऊंगा मैं इसमें कि हर एक आदमी को 135 लीटर पर डे पर पर्सन पानी मिलना चाहिए। जी जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। उसमें से अगर हम अपने अपने छत से अगर हिसाब लगाया जाए तो 30 to 35% रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से हम पानी बचा सकते हैं। और मैंने खुद देखा है सर कि हमने अपने सोसाइटी में ये पहला प्रयोग किया, राज्य का पहला प्रयोग 2002 में, और उस दिन से हम टैंकर मुक्त हो गए। वाह, बहुत खूब सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। पर जो ऑलरेडी बनी हुई बिल्डिंग है उसमें कैसे किया जाए? हाँ, जो बनी हुई बिल्डिंग है उसमें कैसे किया जा सकता है? क्योंकि होता है बनी हुई बिल्डिंग में ही करने के लिए आते, नए बिल्डिंग में तो कानून बन चुका है। आसान है सर, आपके पास जैसा मैं अभी बोल रहा था छत है, सब कुछ है, आपने खाली वो पानी के पाइप में जो ऊपर से नीचे आ रहा है डाउन टेक पाइप, उसमें एक छोटा फिल्टर लगा दीजिए, क्योंकि छत पे अगर कुछ रेत बीत गिरा है जी जी, या पत्ते गिरे हैं तो वो पानी, गंदा पानी ना जाए बोरवेल में, तो उसको आप पकड़ करके अगर लगा देंगे आप सीधा बोर में, तो पूरा पानी आपका जमीन को टच ना करते हुए, बोर एक एक्सप्रेस वे है, सीधा ऊपर तय से नीचे झरने तक पानी जाता है। कुछ सेकंड में पानी आपका नीचे जाता है। मैं आपका एग्जांपल देता हूं, हमारी सोसाइटी का 225 फीट से जहां पानी गया था हमारा,
और आधा ही घंटा पूरे दिन में पानी देता था। इतना हमने या अपने छत के ऊपर का 9 लाख लीटर पानी छोड़ने के बाद सालों साल आज 60 फीट पे पानी आया है सर। वाह क्या बात है, बहुत खूब। मैं जितने दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और कर्नल साहब की बात सुन रहे हैं, कृपया करके इसका उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। पानी जो है वो बचाया जा सकता है, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया। इसका कॉस्ट क्या होता होगा कर्नल साहब? इसकी कॉस्ट 20 या 30 रुपए स्क्वायर फीट आती है सर, केवल। और एक बात इसमें यह है, ना मैकेनिकल एनर्जी लगती है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है सर। पूरा का पूरा ये एक बार आपने स्ट्रक्चर लगा दिया, पूरा चलता रहता है विदाउट एनी मेंटेनेंस। न केवल पानी की बचत होती है बल्कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी बचत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब। अब घड़ीमान जी शांत हो गए हैं, समय समय आपके पास सोचने के विचार करने के लिए। आ रहा है 11वां प्रश्न, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। और 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म किरदार ने इसे निभाने वाले अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जिताया? Which of these movie characters did not earn its portrayal a National Film Award for the Best Actor? Option सुनिए। A. भुवन शोम, B. शाहिद आजमी, C. पान सिंह तोमर, D. महावीर सिंह फोगट। आमिर खान को नहीं मिला था ना दंगल के लिए? हाँ अच्छा नहीं मिला था ना? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन यहाँ तो है नहीं ना, वो तो है ना महावीर सिंह। समय की कोई पाबंदी नहीं है। महावीर सिंह होगा। पान सिंह तोमर को भी मिला था। हाँ भुवन शोम तो पुरानी पिक्चर है बहुत। क्या करें, 50-50 ले क्या? अगर आपको क्या लग रहा है आपको रणदीप? सर मेरे को डी लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, आई डिडंट फॉलो इट सो वेल। महावीर सिंह तोमर लॉक करें क्या? फोगाट। आमिर खान ने प्ले किया था, पिक्चर थी दंगल, और मेरे ख्याल से उसको नहीं मिला था। भुवन शोम में मेरे ख्याल से केतन मेहता की पिक्चर थी शायद, इसमें मिला था। इसमें राजकुमार राव को मिला था, इसमें इरफान खान को मिला था। आई थिंक महावीर सिंह फोगाट ही है। महावीर सिंह फोगाट? हाँ, बिकॉज उसमें किसी और को मिला। लग रहा है महावीर सिंह फोगाट। क्या करना चाहेंगे? लॉक करें? लॉक कीजिए। बहुत सोच समझ करके आप कह रहे हैं डी, महावीर सिंह फोगट। कंप्यूटर महाशय, डी पे ताला लगाइए और बताइए कि यह सही उत्तर होता है या नहीं। कम ऑन। रणदीप आप कह रहे थे भुवन शोम और केतन मेहता। नहीं, भुवन शोम मृणाल सेन। अच्छा मृणाल सेन, सॉरी। उत्पल दत्त ने इसकी भूमिका निभाई थी। दैट भुवन शोम। यदि आप पान सिंह तोमर कहते तो गलत होते, शाहिद आजमी कहते तो भी गलत होते, और यदि आप भुवन शोम कहते तो भी गलत होते। ये सही जवाब है। महावीर सिंह फोगट की भूमिका, जैसा कि आप कह रहे थे संदीप, दंगल में आमिर खान साहब ने निभाई थी। उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को रुस्तम में मिला था उनकी भूमिका के लिए। उत्पल दत्त, भुवन शोम, राजकुमार राव, शाहिद, इरफान खान, पान सिंह तोमर सभी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बिल्कुल सही उत्तर दिया। मुझे लगा मेरा नाम आने वाला है। 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और अभी तक कोई भी लाइफलाइन आपने इस्तेमाल नहीं की। अद्भुत खेल है ये। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से पूर्व या वर्तमान कानून और न्याय मंत्री लोकसभा सदस्य के रूप में कभी नहीं चुने गए? Which of these former or present ministers of law and justice was never elected as a member of the Lok Sabha? ऑप्शन सुनिए। A. रविशंकर प्रसाद, B. D.V. सदानंद गौड़ा, C. अरुण जेटली, D.
कपिल सिब्बल। आप कुछ आइडिया है क्या? अरुण जेटली। सी अरुण जेटली लग रहा है। These former or present ministers of law. Ravi Shankar Prasad is the present one. He was हाँ. elected. D.V. Sadanand Gowda, he was elected. It could be Kapil Sibal or Arun Jetli. सही उत्तर देंगे 1250। चारों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। सी अरुण जेटली यूज कर सकते हैं। अपने को एक लाइफलाइन लेनी चाहिए ना? और ले ले। हाँ तो एक लाइफलाइन तो ले लीजिए ना। चलो। हाँ कौन? मेरे को अरुण जेटली इनको तो अरुण जेटली लग रहा है। हाँ। कौन सी ले? ओपिनियन पोल। यहाँ एकदम श्योर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि यही सही उत्तर है। हाँ। उन्हें कई बार जो है गलती कर देते हैं लोग। और 4 लाइफलाइन आपकी जीवित है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मन में संदेह हो तो। ले ले या ये ले ले। नहीं पता नहीं चलेगा। नहीं ये ऐसा क्वेश्चन है, इनको मालूम होगा क्या? पब्लिक ऑडियंस को मालूम होगा। लग तो इंटेलिजेंट रहे हैं। कर लें सर। ओपिनियन ऑडियंस पोल ले लेते हैं। ठीक। ऑडियंस पोल ले लेते हैं। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, कैमरा महाशय, अमला जी और रणदीप, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपके सामने फिर पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। ये 1250 जितवा सकते हैं इनको आप। इनमें से कौन से पूर्व या वर्तमान कानून और न्याय मंत्री लोकसभा सदस्य के रूप में कभी भी नहीं चुने गए? ए रविशंकर प्रसाद, बी डीवी सदानंद गौड़ा, सी अरुण जेटली या डी कपिल सिब्बल। 15 सेकंड मिलेंगे और वो समय शुरू होता है अब। सी अरुण जेटली को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है। I think 73%, 73%। That's a lot. So I क्या think करना we should चाहेंगे आप? Go with the audience. जाएंगे ऑडियंस के साथ। जी। सी अरुण जेटली को। सी अरुण जेटली। ऑलराइट, जनता कह रही है सी, आप भी कह रहे हैं सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अच्छा, ऐसे सर हिलाने से हम हाँ नहीं बोल देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड। कर रहे हैं। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। Arun Jaitley ji had never contested Lok Sabha election until 2014 when he contested the Amritsar seat but lost to Congress's Captain Amrinder Singh, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। बिल्कुल सही जवाब दिया ऑडियंस ने। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए हम ताली बजा दें। लग रहा था सर, मुझे भी लग रहा था। आपने तो एकदम परफेक्ट गेस किया। केप टाउन इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हैज हिट डे 0। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनका ग्राउंड वाटर का लेवल 0 पर आ गया है। केप टाउन का, क्योंकि उनके यहाँ जो पहले बारिश पड़ती थी वो 21 इंच पड़ती थी, लेकिन वो कमती होते होते 6 इंच पर आ गई और 3-4 साल तक एकदम सूखा पड़ा। तब सारे जो वहाँ के रहने वाले थे केप टाउन के, उन्होंने और सरकार ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम इतनी प्रॉस्परस सिटी को ऐसे ही बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं, और उनने अपने लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाए। यहाँ तक कि उन्होंने 200 स्टेशंस ऑफ वाटर अपने पूरी सिटी में खोल दिए। केवल वहीं से पानी मिलता था और एक आदमी को केवल 39 लीटर्स ऑफ वाटर पूरे दिन के लिए मिलता था। और उन्होंने एक पुलिस फोर्स लगाई कि जहां कहीं भी तुमको पानी बर्बाद होते दिख रहा है उसको पेनलाइज करना ही है। तो इस तरह से उन्होंने काफी हद तक अपनी समस्या पर हल पा लिया और फिर साथ में इंद्रदेव की भी कृपा हो गई और उनके यहाँ भरपूर पानी आ गया। तो ये संकट थोड़ा टल गया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया अपने पानी को बचाने के लिए, जो हमने चेन्नई में जी अभी चेन्नई में भी यही मैं पूछने जा रहा था। चेन्नई की स्थिति जो है वो भी बड़ी भयंकर है। हाँ। और ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि डे 0 पे आ गई है स्थिति। हाँ। हालांकि एक तरफ बाढ़ थी और अब अचानक उसमें पानी नहीं, और वो यही वजह है क्योंकि वहां पर पानी को रोकने की कोई व्यवस्था थी नहीं।
पेड़ नहीं थे जो कि बहते हुए पानी के रास्ते में एक रुकावट पैदा कर सकें, जड़ें नहीं थी जो कि उस पानी को नीचे एक्विफर्स तक पहुंचा सके और उनका ग्राउंड लेवल बढ़ सके। जी जी। राजस्थान की जो अवस्था है वो थोड़ी फर्क है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पूरे राजस्थान में इतने कुएं बनाए हैं कि जब हम चेक डैम में पानी इकट्ठा करते हैं तो वो कुदरती कैपिलरी एक्शन ऑफ द सॉइल से कुओं में पहुंच जाता है। जी जी। तो ये जो बड़ी प्लास्टिक लगा करके इतना बड़ा एक तालाब सा बना लेते हैं, इसमें क्या होता है कि सूरज बहुत सा पानी चुरा लेता है, लेकिन जब ये चेक डैम्स बन करके वो कुओं में पहुंच जाते हैं तो उसको सूरज भी नहीं चुरा पाता। और वो खेत के बीच में वो कुएं होते हैं, वहां पर पंप लगा करके जो हैं किसान वो अपनी खेती हारी कर रहे हैं। रणदीप, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, रेशमा और शेरा, और एकदम रेगिस्तान में अंदर जा करके हमने शूटिंग की थी और कई महीने हम थे वहाँ 7-8 साल के बच्चे से हमने पूछा बारिश कब होती है, तो उसने कहा बारिश क्या होता है, उसको मालूम नहीं था, शब्द ही नहीं मालूम था उसे कि ये नेवर सीन रेन। और वहाँ पर हमारे तंबुओं में हम लोग रहते थे तो कभी कभी ऐसे ही जो पानी पिया यानी कि ऐसे उछाल दिया, मान्यवर अगले दिन वहाँ एक छोटी सी कोपल निकल आती थी, इतने छोटे से पानी से। इतना फर्टाइल ग्राउंड है वहां का। तो ये जो समस्या है राजस्थान की आप बता रही हैं बिल्कुल प्रबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अमला जी और रणदीप। अब आ रहा है 13वां प्रश्न, इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बची हुई हैं, सोच समझ कर खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ भारत में किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? Which mass movement in India began with the famous Dandi March of Mahatma Gandhi in the year 1930? ऑप्शन सुनिए। A, खिलाफत, B, नॉन कोऑपरेशन, C, सिविल डिसोबीडियंस, D, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया नहीं है, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत नहीं, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो। नॉन, मेरे ख्याल से दांडी मार्च को 3 लाइफलाइन अभी भी आपके पास हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। नमक बनाने। और मुझे ये देख करके बड़ी खुशी हो रही कि आप मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे, आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं कहने जा रहा हूं कि 3 लाइफलाइन कृपा करके उनका उपयोग करें अगर आप कहीं फंस गए हो। अमला जी लगी हुई हैं रणदीप जी के साथ। 50-50 ले लें, क्योंकि इन दोनों में से ही एक है। हाँ, पर यही दोनों आ गए तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, ये दोनों नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट बनाने गए थे। अपने लोग एक लाइफलाइन ले लेते। आगे बहुत मुश्किल नहीं, प्रश्न नहीं, आएंगे नहीं, जी। आपको 7 करोड़ चाहिए कि नहीं? वो तो चाहिए, लेकिन हम लोग यहीं पर आउट हो गए तो क्या होगा? हाँ, ये बात भी। और जब तक हूटर नहीं बचता तब तक आप खेलते रहिएगा। हूटर बच गया, खेल समाप्त। एक लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन कौन सी? 50-50। ओके, अमला जी रणदीप कह रहे हैं लाइफलाइन 50-50 लीजिए, इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये अंकित हो गए। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। जहां जा रहे थे आपकी विचारधारा, वो धारा बंद हो गई। मैंने बोला था ये दोनों आने वाले। नहीं, बी, नॉन कोऑपरेशन, सी, सिविल डिसोबीडियंस। अभी भी 2 लाइफलाइन बची। और एक्सपर्ट भी है और फ्लिप द क्वेश्चन भी है। बी, नॉन कोऑपरेशन। अरे आउट हो गए तो 12 पर ही रुक जाएंगे। बहुत नीचे चले जाइएगा अगर अब गलत उत्तर हो गया। 3-20 पे आ जाइएगा। आस्क द एक्सपर्ट कर लो। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन। ओके, कंप्यूटर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अमला जी और रणदीप जी इस लाइफलाइन का प्रयोग करेंगे। और सौरभ जी, बारी आ गई आपकी जी। लल्लन टॉप। वाह, क्या बात है लल्लन टॉप जी। प्रश्न आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। 1930 में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ भारत में किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 2 बचे हैं, इनमें से एक सही है, एक गलत। जो बचा है बी, नॉन कोऑपरेशन, सी, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग और सविनय अवज्ञा। एक सही है, एक गलत है। बताइए 60 सेकंड के जी। अंदर। अमला जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू हुआ था। 1920 के दशक में शुरू हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था, यानी कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन को रोक दिया गया था। नमक सत्याग्रह
अद्भुत आंदोलन, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी कि एक सामान्य कानून को तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस का एक नया उदाहरण पूरी दुनिया के सामने, अहिंसा का उदाहरण पेश किया जाए। तो आपका जवाब होना चाहिए सी, सिविल डिसोबीडियंस। सहमत है, सी सिविल सविनय अवज्ञा। सी सिविल। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल। सिविल डिसोबीडियंस सी, सविनय अवज्ञा। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है सौरभ जी, बहुत बहुत बधाई। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत का प्रतीक था। गांधी जी का कहना था कि नमक पर प्रत्येक भारतीय का मूल अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। तेरे टाइम खत्म हो गया सर, क्या सर हुआ? एक लाइफलाइन बची और टाइम खत्म हो गया। अब आप यहीं तक समाप्त। तो 25 लाख रुपए आप जीते हैं और ये आपकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है इसके उपयोग में लागी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमला जी। और रणदीप, तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। अमला जी, हमारे दर्शकों को यदि आप कोई एक मैसेज देना चाहें तो दे दीजिए। जल की तरलता, मित्रता, समानता और समरसता लगा ये जिंदगी जल को दे दे। ये जिंदगी तो जल को दे, जल स्वरूप मन हुआ, सबसे मिल तरल हुआ। ये जिंदगी हम जल को दें, उसे जुटाना सीख ले कि बूंद बूंद जोड़कर सागर महा बना ही ले। जो कूप कूप भर गया तो खेत खेत खिल गया, जो खेत खेत खिल गया तो गांव गांव खुश हुआ, गांव गांव खुश हुआ। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, बहुत ही सुंदर आपका ये प्रवचन। तो आप 25 लाख रुपए जीते हैं और ये 25 लाख रुपए आपकी संस्था को सीधा यहीं से पहुंच जाएगा। डिजिटली आजकल ज़माना हो गया है। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया और 25 1 2 3 4 5 सही है। सही है भाई साहब, एक जीरो और लगा दो। नहीं, ऐसे कैसे लगा? इसे कंफर्म किया और ये 25 लाख तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब आपसे निवेदन है, आप में से कोई एक आकर, शर्मिला जी आइए और हम दोनों की एक तस्वीर लीजिए। इफ यू कैन जस्ट टेक अ फोटोग्राफ एंड द जूम आल्सो। कम रणदीप। देवी और सज्जनों, एक सच्चा कर्मवीर किसी पहचान, नाम और शोहरत का मोहताज नहीं होता और ना ही उसे किसी ख्याति या प्रशंसा की चाह रहती है। लेकिन हम सबके ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे कर्मवीर को प्रोत्साहित करें और उन्हें सम्मानित करें। अमला रुया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके नेक कर्मों के लिए केबीसी की तरफ से, हमारी तरफ से एक उपाधि चिन्ह सादर भेंट में हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच रणदीप। थैंक यू सो मच। तो देवी और सज्जनों, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है और जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। बस फर्क ये है कि अब समस्या पर अपना ध्यान न देकर समाधान पर अमल करने का वक्त आ चुका है और इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि अभी इसी वक्त से होनी चाहिए। किसी और से नहीं बल्कि हम ही से होनी चाहिए। पानी को अपनी आदत के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नए लोग होंगे, नए कंटेस्टेंट्स होंगे, आप होंगे, हम होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।